नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पूरे देश में सूचना का अधिकार कानून को आए हुए 18 साल हो चुके हैं, लेकिन वास्तव में क्या ये सूचना का अधिकार जिन उद्देश्यों को लेके लाया गया उसका पालन हो पा रहा है? क्या वास्तव में लोगों को सूचना मिल पा रही है? ये सूचना का जो अधिकार है वो वास्तव में पब्लिक के लिए कितना उपयोगी है? हम खासकर यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2005 में जब सूचना का अधिकार लागू किया गया था, उस समय सरकार ने बहुत प्रचार प्रसार किया था, तमाम विज्ञापन दिए थे, फंड बनाया था, सभी विभागों को निर्देश दिए गए थे कि पूरी सूचना उनकी अपडेट वेबसाइट पे होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये हो गई है कि सूचना के अधिकार कानून एक तरह से बिल्कुल टाइम फिस जैसा हो गया है। यदि वास्तव में यदि आपको सरकार की सूचना चाहिए, क्योंकि सूचना के अधिकार से सरकार के तमाम सारे भ्रष्टाचार उजागर होते हैं और सरकार नहीं चाहती कि उसकी सूचनाएं आम आदमी तक पहुंचे। आज हमारे साथ में सूचना आयुक्त राहुल सिंह जी हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो सूचना आयुक्त के पद हैं वे 10 पद हैं और एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी 1+10 हैं। और इस समय मैं सूचना आयुक्त कार्यालय में हूं, उस समय यहां मात्र एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त हैं। अंदाज लगाइए कि कितनी पेंडेंसी होगी, करीब 11,000 से ज़्यादा की पेंडेंसी इस कार्यालय में है। तो वास्तव में दो ढाई साल में यदि सूचना मिलेगी तो उस सूचना का कोई मतलब नहीं रहता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है राहुल जी। राहुल जी, जिस तरह का हम देख रहे हैं कि वास्तव में जो आदमी, क्योंकि आप पिछले लगातार 5 साल से लोगों को देख रहे हैं, कोई शौक में तो सूचना मांगता नहीं है, या तो उसको दिखता है कि गलत कुछ काम हो रहा है, उजागर करने की इच्छा होती है उसकी, या फिर वो उसके लिए व्यक्तिगत उसका कुछ रहता है कि उसको अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं तो सूचना के आयुक्त के तहत अपने अधिकार की लड़ाई लड़ता है। ऐसे में मध्य प्रदेश में यदि शॉर्ट में कहा जाए कि सूचना के अधिकार कानून में हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि आपने जैसा कहा रविंद्र जैन जी, बिल्कुल सही कहा। कोई शौक से आरटीआई मांगता नहीं है, और जब लोगों को परेशानी होती है, एक तरह से हम ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम की तरह देखते हैं। जब लोगों को परेशानी होती है तो उनको सॉल्यूशन के लिए वो लोग आरटीआई दायर करते हैं। और इसमें सिर्फ आम आदमी नहीं है, सरकार के लोग भी शामिल हैं। सरकार के अधिकारी भी हमारे पास आरटीआई लगाते हैं। परेशानी सबको होती है, तब उनको सूचना का अधिकार अधिनियम याद आता है कि भाई यहाँ पर न्याय मिल सकता है, यहाँ से जानकारी मिल सकती है, उस जानकारी से उनको न्याय मिल पाएगा। तो वो जो जानकारी को लेकर के जो लड़ाई है, वो सही में उनको काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है एक तरीके से जानकारी को लेने के लिए, और इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सुधार की गुंजाइश है। राहुल जी, मैं पिछले 4.5 साल से आपके तमाम सारे समाचार पढ़ता रहा हूँ। जिस तरह से आपको सबसे पहले मुझे मेरा ख्याल है रीवा संभाग मिला था, और आपने जिस तरह से फैसले पर फैसले सुनाए, जो जज पहले 4-5 पेशियाँ करते थे, आपने 50-50 केस एक दिन में मैंने देखा कि तमाम सारे फैसले आप सुनाते थे। आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या है? अब तो आपके पास ग्वालियर चंबल भी है, आपके पास जबलपुर भी है, रीवा भी है, तो जो आपका अनुभव क्या रहा है इसमें? देखिए, मेरा अनुभव ये रहा है कि 18 साल, जैसा आपने शुरुआत में ही कहा है कि 18 साल हो गए 2005 से लेकर के जब ये सूचना अधिनियम लागू हुआ था। तो अब तक जो है, जो जिस स्थिति में जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो लोगों को जिस तरह से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिस तरह से जानकारी मिलनी चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए, जवाबदेही बननी चाहिए सरकारी अधिकारियों की आम जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, उसमें कमी पेशी रही है, और इसीलिए ये दयनीय स्थिति हुई है। सूचना आयोग में भी जिस तरह से लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था शुरुआत से ही, 2005 से ही अगर बिल्कुल स्ट्रिक्ट एक्शन रहता है इसमें, कि जो जहाँ पेनल्टी का मैटर आया, जहाँ उल्लंघन हुआ है, किसी आम आदमी को जानकारी नहीं मिली है, और वहाँ बिल्कुल पेनल्टी अगर लगाई जाती रहती तो अभी ये स्थिति नहीं होती। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया है, फर्स्ट डे जब मैं यहाँ पे आया था, आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ पर जब हमने पहले दिन जब सुनवाई की थी, तो यहाँ पर सुनवाई के लिए कोई अधिकारी उपस्थित नहीं हुआ था। तो मैंने फिर यहाँ के स्टाफ से पूछा कि यहाँ लोग आए नहीं, तो उन्होंने बोला कि अरे सर, ऐसी स्थिति है, अब नोटिस भी देते कोई आता नहीं है। और तब जब ये इस तरह से वापस हमने सम्मन देने शुरू किया, और फिर मैंने कहा कि इसमें तो ज़ीरो टॉलरेंस रखना पड़ेगा, और इसी के चलते फिर मैंने एक पर्टिकुलर एक केस में जहाँ सम्मन देने के बाद भी अधिकारी यहाँ पे सामने नहीं आ रहे थे, जानकारी भी नहीं दे रहे थे, तब हमें जमानती वारंट तक इशू करना पड़ा। ये सारे अधिकार आपको मतलब लॉ में मिला हुआ है, विधि में मिला हुआ है, इसका उपयोग क्यों नहीं करते थे? या तो जो सूचना आयुक्त यहाँ नियुक्त हुए उन्होंने खुद ही कानून नहीं पढ़ा था, या वो सरकार से डरते थे? नहीं, इसमें सरकार से डरने का विषय तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, ये तो अब सबका इंडिविजुअल विषय है कि वो क्या उसमें न्यायिक रूप से क्या उसमें फैसला लेते हैं।
लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर इसमें स्ट्रिक्ट, अगर पहले डे वन से, जब से ये एक्ट लागू हुआ था, डे वन से सूचना आयोग की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सारा क्रियान्वयन सूचना आयोग के माध्यम से ही होना है इस एक्ट का। तो जो कानून का पालन है उसकी जवाबदेही तो सूचना आयोग की बनती है। सूचना आयोग से अगर डे वन से अपना एक स्ट्रिक्ट स्टैंड रखा होता तो आज सूरत जरूर कुछ और होती। राहुल जी, आप केवल दो यहाँ पर मुख्य सूचना आयुक्त और आप आयुक्त के रूप में हैं, और पेंडेंसी बताई जा रही है 11,000 से ज़्यादा। मतलब ये नवंबर का आंकड़ा है और आज मैं जनवरी में आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो 12 साढ़े 12,000 के ऊपर हो। केवल इस पेंडेंसी को निपटाने के लिए कितना टाइम लगेगा यदि नए केस आना बंद हो जाए? देखिए, इस पेंडेंसी को निपटाने के लिए आपको पर्याप्त स्टाफ चाहिए, पर्याप्त सूचना आयुक्तों की नियुक्ति यहाँ पे चाहिए, तभी ये पेंडेंसी निपट सकती है। आपको जानकर के ये खुशी होगी कि जब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया था उस समय पेंडेंसी थी 6,000। उस 6,000 की पेंडेंसी को हम कम करके ले आए थे 3,000 पर। तो ये काफ़ी बड़ा एक पेंडेंसी हमने उपलब्धि थी हम लोगों की। लेकिन धीरे धीरे फिर सूचना आयुक्त जो यहाँ पे उपस्थित थे, यहाँ पर जिनका अपॉइंटमेंट था, वो उनका रिटायरमेंट होता गया और वो जाते रहे, और साथ में फिर हम 2 ही लोग बचे हैं अब तो, मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा मैं हूँ। तो जाहिर है कि एक आप कार्रवाई अपने क्षमता के अनुरूप ही कर पाएंगे। नहीं तो आपको ये मतलब मुख्य सूचना आयुक्त को तमाम अधिकार मिले हुए हैं एक्ट में, सरकार के साथ उनका संवाद नहीं है क्या? जो काम होना चाहिए सरकार को आपको सुविधाएं देना चाहिए, सूचना आयुक्त की नियुक्ति करना चाहिए। और एक और सवाल, आपके जो सूचना आयुक्त कार्यालय भोपाल में है, भवन तो बहुत बड़ा बनाया है आपने, इस भवन में वास्तव में आपको कितने कर्मचारी मिले हैं और कितने पद खाली हैं? देखिए, मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मेरे पास एक रीडर है और उसके अलावा एक और कर्मचारी मेरे पास है, और एक मेरे पास प्यून है जो सहयोगी है हमारा, जो फाइल वाइल निकालने का काम करता है। अभी हमने आपके ही स्थापना से पता किया 91 लोगों की यहाँ पर वो है और करीब 60 पद भरे हैं, 31 पद खाली हैं। ऐसे में काम कैसे होगा? बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर ज़्यादा क्वालिफाइड स्टाफ मिला होता और ज़्यादा स्टाफ मिला होता तो जाहिर है कि दयनीय स्थिति है। मतलब अगर आप उसको कंपेयर करें, एक सूचना आयुक्त का जो एक कार्यालय में जितना स्टाफ होना चाहिए, अगर आप उसको तहसीलदार के ऑफिस से कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि तहसीलदार का ऑफिस ज़्यादा बेटर इक्विप्ड होगा हमारे ऑफिस से। और लेकिन तब भी मैंने कहा है कि ठीक है, चुनौतियां हर जगह होती हैं, उसको हम कैसे ओवरकम करते हैं। क्योंकि ऑर्डर ड्राफ्टिंग हम खुद कर लेते हैं, तो हमने ऑर्डर ड्राफ्टिंग खुद किया। मैंने कई ऑर्डर मैं खुद ही लिखता हूँ, और इस तरह से ऑर्डर ड्राफ्ट करके अपने सहयोगियों की मदद से हम लोग इसको, जितनी पेंडेंसी थी उसको निपटाते रहे, जितनी हमारी क्षमता में था उसको हम लोग उस पेंडेंसी को हम कम करते रहे। इसके लिए आप दोषी किसको मानते हैं? क्या ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं उन्हें जितना समन्वय सरकार से करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, या सरकार इनके सारे प्रस्तावों को रद्दी की टोकरी में डाल देती है? ऐसा नहीं है, समन्वय की कोशिश लगातार जारी रही है सूचना आयोग की तरफ से, मुख्य सूचना आयुक्त की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी लगातार सरकार के साथ संवाद कायम किया गया था। लेकिन इसे आप सिर्फ एक सूचना आयोग मध्य प्रदेश के रूप में नहीं ले सकते। आप दूसरे सूचना आयोगों को भी देखिए, तो वहाँ कई जगह जहाँ बेटर स्थिति है, तो हो सकता है कि वहाँ पर सरकार के साथ बेहतर समन्वय और तालमेल के चलते वहाँ पर नियुक्ति ज़्यादा बेहतर हो पाई है। आयोग में यहाँ पर जो जिस तरह की नियुक्ति होनी चाहिए थी, अगर उतनी नियुक्ति होती यहाँ पर, जैसे दूसरे अन्य सूचना आयोगों में रजिस्ट्रार की नियुक्ति होती है, रजिस्ट्रार की भूमिका होती है। अब हमारे पास दिक्कत ये होती है कि रविंद्र जैन जी की सुनवाई करिए, सुनवाई के बाद फैसला ड्राफ्ट करिए, फैसला ड्राफ्ट करने के बाद तामीली करिए, तामीली करने के बाद अगर कोई पेनल्टी जमा नहीं कर रही है तो उसकी भी वसूली की जवाबदेही भी फिर हमारे ऑफिस की है। जबकि अन्य राज्यों में या केंद्रीय सूचना आयोग में इसकी एक अलग व्यवस्था है। एक बार सूचना आयुक्त ने अपना फैसला जारी कर दिया तो फिर बाकी फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है फिर वो उसको फॉरवर्ड करता है फिर बाकी सब चीज़ों को, कि अगर पेनल्टी जमा नहीं किया तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया का हिस्सा है, वो फिर रजिस्ट्रार करेगा। लेकिन यहाँ सब कुछ हमें ही करना पड़ता है। अगर कोई हाईकोर्ट से नोटिस आ गया तो उसका जवाब भी सूचना आयुक्त खुद दे रहे हैं। तो ये इस तरह की एक व्यवस्था है जिसके कारण प्रेशर ज़्यादा है सूचना आयुक्तों के ऊपर यहाँ पर। राहुल जी, अब आपको करीब 4.5 साल यहाँ अनुभव हो गया है, लंबा अनुभव है। क्या कारण मानते हैं कि सरकार सूचना देने से कतराती है? उसके पीछे आपको क्या लगता है? और ये सूचना निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? एक व्यक्ति को सूचना चाहिए तो 3-3 साल, आप सोचिए, अंदाजा लगे 3-3 साल उसको सूचना नहीं मिल रही है। 3 साल तो आपने कम कहा है। यहाँ तो 6-7 साल से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं।
सूचना पाने के लिए। अभी कल ही हमने एक केस, मतलब एक सरकार चली जाती है और सूचना नहीं मिलती। बिल्कुल, यहाँ मतलब आप तो मतलब ये आप भाग्यशाली कहेंगे कि अगर आपको सूचना मिल गई है। और यहाँ ऐसा नहीं कि इसमें सूचना आयोग की भूमिका इसमें कुछ कहीं कमी पेशी रह गई हो। यहाँ मैं आपको एक मैटर बताता हूँ, जहाँ पर 2016 में आरटीआई एप्लीकेशन दायर हुई। 2016 में नियम है कि 30 दिन के अंदर जानकारी मिल जानी चाहिए, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ पर अपील में मैटर आया। 2019 में मैंने खुद उसमें ऑर्डर निकाला, मैंने कहा कि जानकारी दीजिए, फिर उसमें उन्होंने जानकारी नहीं दी। उसके बाद फिर मेरे पास वापस शिकायत आई, हमने शिकायत का अवलोकन करके फिर पेनल्टी भी लगा दी, फिर कहा हमने जानकारी दीजिए। उसके बाद 2023 में अभी फिर वापस कंप्लेंट आई कि अभी भी जानकारी नहीं मिली है। अब जाकर के जब हमने बहुत कड़े शब्दों में हमने कहा कि भाई ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको जानकारी देनी पड़ेगी, और जो वहाँ पर जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनको हमने पंचायत में कहा कि अब आपकी हमें इसमें जवाबदेही तय करते हैं, इसमें कागज़ कहाँ गायब हो गए ये आपको बताना पड़ेगा, कागज़ क्यों नहीं उपलब्ध हो रहे हैं इसका रीज़न आपको देना पड़ेगा। तो आपको जान का आश्चर्य होगा जवाब क्या आया वहाँ से। उन्होंने कहा है कि 2020 में ही चूहे और दीमक मतलब दोनों ने मिलकर के कागज़ नष्ट कर दिए हैं। लेकिन उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है कि अगर 2020 में ही नष्ट हो गए थे तब आपने सूचना आयोग को क्यों नहीं बताया, आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को क्यों नहीं बताया, कार्यालय में क्यों नहीं बताया, जो कि नियम अनुरूप उनको बताना होता है कोई कागज़ नष्ट हो जाता है। अब मजेदार बात यह है कि ये जो कागज़ नष्ट हुए हैं ये वहाँ पर जब एक भ्रष्टाचार की शिकायत हुई थी पंच परमेश्वर योजना में, उससे संबंधित कागज़ थे। यही कागज़ क्यों नष्ट हो जाते हैं, यही कागज़ क्यों गायब हो जाते हैं जिसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें होती हैं। ये तो सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त मध्य प्रदेश में, सबसे बड़ा सवाल यही है कि कागज़ कहाँ गायब हो रहे हैं और क्यों गायब हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर पा रहा है। और ये कागज़ गायब हो जाना, आप कोई आरटीआई आवेदन लगाता है तो इसको मात्र इतना जवाब दिया जाता है किसी भी आवेदक को कि कागज़ उपलब्ध नहीं है। मेरा कहना है ये क्या जवाब है, कागज़ उपलब्ध नहीं है, इसका रीज़न क्या है, कागज़ क्यों नहीं उपलब्ध है, आपको रीज़न बताना होगा। क्या बाढ़ में नष्ट हो गए, क्या दीमक खा गई, क्या कागज़ गायब हो गए हैं तो संबंधित जिसकी अभिरक्षा में गायब हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, कागज़ चोरी हो गए हैं तो चोरी हुए हैं तो फिर आपने उसमें एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की है, कहीं जवाबदेही तो तय होगी। यहाँ पर मध्य प्रदेश में पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट तक नहीं है, हर राज्य का अपना एक पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट है, उसमें सजा तक का प्रावधान है कागज़ गायब हो जाते हैं तो आप निचले स्तर से लेकर के, आप पंचायत की सबसे जो निचली कड़ी है जो ग्राम पंचायत है वहाँ से लेकर के आप शीर्ष ऑफिस तक सिर्फ एक ही रोना है, कागज़ गायब हो रहे हैं। राहुल जी, जो सूचना का अधिकार कानून बना था, धारा 4 शायद उसमें है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि सारे विभागों को, सरकारी विभागों को, और न केवल सरकारी विभाग बल्कि अर्धशासकीय विभाग जो सरकार से गम्य होते हैं उन सबको अपनी जानकारी वेबसाइट पे पोस्ट करनी पड़ेगी। सारे आदेश डालने पड़ेंगे, अपना बजट डालना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा, स्टाफ डालना पड़ेगा, कितने पद खाली है, ये सारी सूचना आपको ऑनलाइन करनी है, ये प्रावधान है और उस समय किया गया था। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि कई लोग तो 18 साल से उस सूचना को बदला ही नहीं है, आज भी वही सूचना डली हुई है जो 18 साल पहले डली हुई है। इसको बदलने का कोई अधिकार है सूचना आयुक्त के पास कि सरकार का कान पकड़े और सरकार को बोल सके कि भैया ये अपडेट करिए वेबसाइट को, आप अपनी जो विभागीय वेबसाइट है। बिल्कुल, देखिए सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ ये सतही जानकारी नहीं कि किसी विभाग में कितना पद है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, सिर्फ इसकी जानकारी नहीं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उस विभाग में क्या क्या नियम लागू हैं, किस नियम के तहत वो कार्रवाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ज़मीन का मामला है तो राजस्व विभाग की वेबसाइट पर ये सारी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए कि ज़मीन के इसमें खसरा खतौनी कैसे बनती है, क्या उसका प्रोसीजर होगा, कितना उसका टाइम लिमिट होगा, सारी चीज़ें, नियम कानून प्रक्रिया की जानकारी सब वहाँ पर अपलोड होनी चाहिए। अब ये जो जानकारी का जो सुओ मोटो जानकारी होनी चाहिए, जब एक हमारा ये मानना है कि अगर किसी आम नागरिक, वो लोग अगर जागरूक रहेंगे नियम को लेकर के, कानून को लेकर के, तो बेहतर व्यवस्था बनेगी। क्योंकि तब आप लोगों को जानकारी देते हैं कि ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशन है, तो लोग जो हैं फिर उनको अगर लगता है कि किसी डिपार्टमेंट में उनके साथ अनजस्टिस हो रहा है, गलत काम किया जा रहा है, डिपार्टमेंट उनका सही निराकरण नहीं कर रहा है, तो वो संबंधित विभाग के अधिकारी को इसमें शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी नहीं मिलती उनको क्योंकि सेक्शन 4 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है। अब सेक्शन 4 का कंप्लायंस जो है वो सरकारों को करना है, सभी सरकारों को। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किए हैं कि सेक्शन 4 के कंप्लायंस के लिए। मैंने खुद यहाँ आदेश निकाल करके
किसी भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सेक्शन 4 का कंप्लायंस नहीं करते थे। रीवा मध्य प्रदेश का पहला राज्य बना जहां मैंने सेक्शन 4 का कंप्लायंस कराया। इसके बाद हमने जीएडी को कहा कि आप मध्य प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को आदेशित करिए कि वो सेक्शन 4 का कंप्लायंस करें इन लाइंस ऑफ रीवा, जो रीवा में जिस तरह से किया गया है। तो यहाँ डेफिनेटली भूमिका सूचना आयोग की बनती है कि सूचना आयोग के पास अगर ये कंप्लेन आती है कि सेक्शन 4 का कंप्लायंस नहीं हो रहा है कहीं पर, तो उसको लोक प्राधिकारी जो हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को उसमें सूचित करें और वो कंप्लायंस करवाएं। राहुल जी, अभी मध्य प्रदेश में सरकार भी बदली है, मुख्यमंत्री भी नए आए हैं, क्या मुख्य सूचना आयुक्त और आयुक्त मिलकर मुख्यमंत्री की जानकारी में लाएंगे? क्योंकि इनसे मिलना तो आप लोगों को कोई दिक्कत है नहीं, मतलब समय समय पे आयोग के अध्यक्ष या कमिश्नर मिलते रहे हैं सीएम से, और जो एक समन्वय और अच्छा सरकार से बने। आप लोग प्रयास करेंगे कि सीएम की जानकारी में ये सारे मुद्दे आए, और सीएम जो नए सीएम आए उनकी कार्यशैली ऐसी लग रही है कि यदि आप कुछ बताएंगे तो निश्चित तौर पर उसके परिणाम दिख रहे हैं। देखिए, नए सीएम की जो कार्यशैली है, डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली जो अभी हम लोगों ने देखी है, जो एक के बाद एक निर्णय आ रहे हैं, वो बिल्कुल उन्होंने ये दिखा दिया है कि आम आदमी तक न्याय पहुंचना चाहिए। और आरटीआई में भी यही हो रहा है। आपके पास, हमारे पास जो लोग आते हैं वो गांव के लोग हैं अधिकतर, जो ग्राम पंचायत में त्रस्त हैं, उनके सड़क नहीं बन रही, नाली नहीं बन रही, और इस तरह से जो नाली ना बने ठीक है, नाली का पैसा पूरा खा चुके हैं। जी हाँ, पूरा ही पैसा खा चुके हैं। करप्शन के केसेस हैं, गौशाला घोटाला हो गया, ये तमाम चीजें हैं। मेरा कहना है कि ये जो अधिकारी हैं, ये शासन प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, इनको आरटीआई को दुश्मन की तरह नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये उनके सबसे बड़े सहयोगी है। जहां आरटीआई दायर हो गई, उनके कान खड़े हो जाने चाहिए। मतलब कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो ये तो सबसे बड़ा सहयोगी है उनका। उनको तो ये लोकायुक्त की जरूरत नहीं है, उनको ये ईओडब्ल्यू की जरूरत नहीं है, उनको आरटीआई दायर होते मालूम पड़ जाना चाहिए कि यहाँ पर ये गड़बड़ हुई है, और फिर उसमें वो संबंधित जो उपयोगी कार्रवाई है वो उसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें पूरी तरह से जो आरटीआई अधिनियम के अनुरूप जो यहाँ पे कार्रवाई होनी चाहिए उसको वो देखेंगे कि किस तरह से जनता की मदद होती है, तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आखिरी प्रश्न है, और वो ये है कि हमने देखा था जब ये कानून आया था तो लोगों में बहुत उत्साह था, और तमाम सारे हर जिले में आरटीआई एक्टिविस्ट तैयार हुए थे, जो लोगों को जागरूक करते थे, जगह जगह सेमिनार होते थे। इवन मैंने एक आरटीआई, जो भोपाल में आरटीआई वाले अपने मित्र हैं अजय दुबे जी, उनको मैंने लॉ इंस्टीट्यूट में ये कहते हुए सुना था कि आप मंदिर में 10 रुपये गुल्लक में डालें ना डालें, लेकिन 10 रुपये का स्टाम्प खरीद के यदि आप किसी भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं तो उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा जो मंदिर में आप डाल रहे हैं। तो इतना ज़्यादा जागरूकता हो रही थी। अब मैं ये देख रहा हूँ कि सारे आरटीआई एक्टिविस्ट या तो चुप हो गए हैं या डर गए हैं। कई लोगों की तो हत्याएं हुई हैं, कई को परेशान किया गया है। मतलब जो स्थिति बनी गई है कि अब बिल्कुल ही एक तरफ से इस मामले को शांत कर दिया जा रहा है। कई बहुत आप सब समझ रहे हैं आप। मैं एक और बता दूं अपने दर्शकों को कि जिन राहुल सिंह जी से मैं बात कर रहा हूं, ये पत्रकारिता कोटे से यहां तक आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 3-4 महीने बाद जैसे ही रिटायर होंगे फिर से मेरी तरह माइक थामे हुए फील्ड में दिखाई देंगे। तो मेरा सवाल यही है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनके संरक्षण के लिए भी कोई कानून मध्य प्रदेश में नहीं बना अभी तक, और नहीं शायद आयोग ने भी ऐसी कोई सिफारिश नहीं की कि जो बेचारे ये लोग काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम कर रहे हैं, इन्हें भी जैसे वकीलों के लिए बना दिया, अपने पत्रकारों के लिए बना दिया। तो आरटीआई एक्टिविस्ट के लिए भी कोई कानून तो होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट क्या, अगर किसी भी सामान्य आवेदक को भी अगर कहीं से कोई धमकी मिल रही है तो आईपीसी के तहत क्राइम है, तो उसमें सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये आयोग के संज्ञान में आता है कि कोई इस तरह की कोई धमकी कोई दी गई है, हमारे सामने कई कंप्लेंट आती है, तो हम लोग कहते हैं पुलिस अधिकारी को कि इसमें जो भी कार्रवाई है वो की जाए। लेकिन ये डीओपीटी का भी इसमें ऑलरेडी एक स्टैंडिंग ऑर्डर है कि अगर आयोग के संज्ञान में इस तरह का कोई, जब आरटीआई एक्टिविस्टों की हत्या का दौर चल रहा था देश में, तो उस समय जब ये जानकारी में आया था तो डीओपीटी ने एक सर्कुलर निकाला था, और वो स्टैंडिंग ऑर्डर है कि आयोग के इसमें इवन डीजीपी और सीएस को भी मार्क हुआ था, चीफ सेक्रेटरीज जो थे स्टेट्स के, पूरे देश भर में भेजा गया था। और उसमें ये स्पष्ट है कि अगर उनके संज्ञान में इस तरह का कोई भी प्रकरण आता है जहां आरटीआई एक्टिविस्ट को धमकी दी गई है, तो उसमें कार्रवाई करें वो पुलिस अपनी ओर से। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोई भी अगर आरटीआई एक्टिविस्ट को धमकाने का काम किया जाता है तो वो तो निंदनीय है ही, और इसमें जो अधिकारी हैं उनको उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब अब आरटीआई का प्रचार प्रसार करना तो बेकार है, जबकि यदि ज़्यादा प्रचार करेंगे तो और ज़्यादा केस आएंगे, और स्थिति ये हो रही है कि 6-6 साल तक मिल ही नहीं रहा न्याय।
नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब जानकारी, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत इतना सिनिकल अप्रोच नहीं रखता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छा कानून है ये। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने तो, क्योंकि अन्य दुनिया के अन्य कानून का भी अध्ययन किया हुआ है, तो उनसे अगर कंपेयर करें तो यहाँ इंडिया का जो कानून है वो बहुत ही सशक्त कानून है। लेकिन मुझे लगता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि जो निचली कड़ी के, जो सबसे निचले पायदान पे जो व्यक्ति है, उसको वहाँ तक न्याय मिल पाए और एक पूरी जो व्यवस्था है वो पारदर्शी बने। जो इवन हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री है वो भी यही चाहते हैं कि पूरी व्यवस्था पारदर्शी बने, भ्रष्टाचार खत्म हो और न्याय अंतिम पायदान के व्यक्ति तक पहुँचे। तो आरटीआई भी उसी में योगदान करता है। तो मुझे लगता है कि इसको अगर सशक्त बनाया जाए तो कहीं ना कहीं जो माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो उसमें कारगर साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे राहुल सिंह जी, पहले पत्रकार थे, पत्रकार कोटे से सूचना आयुक्त बने और आयुक्त बनने के बाद उन्हें बड़ा संतोष है, अगले 3-4 महीने में रिटायर होंगे। संतोष इस बात का है कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में लोगों को सूचना दिलाने का काम किया, न्याय दिलाने का काम किया। तमाम सारे वरिष्ठ अधिकारी आपसे डरते रहे, कई रुपए कॉस्ट भी लगाई इन्होंने, और एक अधिकारी को तो उन्होंने गैर जमानती वारंट भी जारी किया। फिलहाल राहुल जी का ये कहना है कि मध्य प्रदेश में इस कानून को लागू करने के लिए अभी सरकार को बहुत कुछ करना होगा। उन्हें उम्मीद है कि नए मुख्यमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं, शायद उनकी इधर दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित तौर पे लोगों को ये सूचना और तेजी से मिलेगी। लेकिन इतना तय है कि सूचना के जो आवेदन है कोई शौक से नहीं लगाता है, कोई जब भी आवेदन लगाता है या तो वो न्याय पाने के लिए या किसी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए लगाता है। वास्तव में सरकारें चाहती हैं कि भ्रष्टाचार ना हो, तो इस कानून का पालन 100% कराना जरूरी है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।